रोटी नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, हम सिर्फ एजुकेशन की बातें करेंगे अब। मैम आपने जी बोला था कि आप बताओगे कि मच्छर कान के पास ही क्यों आवाज करते हैं। बेटा आवाज तो वो पैर के पास भी करता है, लेकिन पैर के पास कान नहीं होता ना, तो सुनता थोड़ी है। हैरी पॉटर के बारे में बोला था याद दिलाने के लिए कल। हैरी पॉटर मैंने ढूंढा यूट्यूब पे, मुझे फ्री में मिला नहीं। और मैंने नेटफ्लिक्स पे भी ढूंढा, मुझे बहुत दुख हुआ, नेटफ्लिक्स पे भी नहीं मिला। अब मैं खुद डिप्रेस हूँ कि मेरे को हैरी पॉटर देखना होगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो हैरी पॉटर आई एम सॉरी, मुझे मिला नहीं। टेलीग्राम में मेरे इतने दोस्त नहीं है, तो मैं पूछती हूँ किसी से टेलीग्राम पे मुझे कोई दे दे। तो मेरे पास नॉवल है एक्चुअली ना, अब मैं तुम्हें नॉवल दूंगी तो पागल हो जाओगे। एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो सारे पार्ट पढ़ने का मन कर जाएगा। मैं खुद पागल हो जाती हूँ, इसलिए मैं छिड़ती नहीं उसे। 2 बार पढ़ चुकी हूँ मैं सारे पार्ट्स। हो जाओ चलो। सो क्या कर रहे थे हम? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना। कैसी चल रही है तुम्हारे टेस्ट की तैयारी? मैम अच्छी चल रही है। ठीक है, अच्छी चल रही है। तो कल, अच्छा हाँ, तुम में से कुछ बच्चे हैं ना जो सीधा स्कूल से आके क्लास लगा रहे होते हैं, है ना? बच्ची है ना हमारी। यो मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो तुम्हें सुनो, क्योंकि तुम्हारा बैच सबसे आगे चल रहा है। प्रिया नहीं, क्या बात है। तो तुम्हारा बैच सबसे आगे चल रहा है, इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं डबल क्लास लगाने की। तो कल तुम्हारी 6 से 7 की क्लास होगी, मैं क्वेश्चन इसी में कराऊंगी। तो दूसरा बैच है उसका अलग सिस्टम है। तो तुम 6 से 7 ही आना, ठीक है? तुम्हें एक्स्ट्रा आने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं कल, क्योंकि मैं सोच रही थी मैंने तो बोल दिया, लेकिन ये जो बच्चा खाना नहीं खाता वो 6 बजे भी बैठेगा, 7 भी, 9 बजे, तो उसके तो घर वाले उसको खींच के निकालेंगे कि बेहोश हो गया ये, चलो उसे खाने खिलाओ। है ना? इतना हेक्टिक करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फ्राइडे को हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चन हम लोग सैटरडे को लगा लेंगे। आई ट्राई की जो छोटे क्वेश्चन है मैं उसको जल्दी करा दूंगी, तुम सबको म्यूट कर दूंगी मैं। मैं म्यूट करते हो तुम, तभी पढ़ाने देते हो मुझे। तुम तो ठीक हो, लास्ट वाला बैच तो पढ़ाने देता मुझे। चलो, मैम वो बहुत बातें करते हैं। है ना? बहुत ही बातें करते हैं। कल मैंने उनको बोला, मैं तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि आउट ऑफ टॉपिक हो जाओ, लेकिन मैं पढ़ा के जाऊंगी तुम्हें। चालाक बनते हैं। मैम उनको होता होगा कि नहीं मैं नहीं बोलना है और उनको नहीं देना बोलने। नहीं, उनको होता है कि बातों में ज्यादा टाइम निकल जाए, ये होता है उन्हें, मैंने देखा है उन्हें। मैम कॉम्पिटिशन सारे नहीं कर है। देने। हाँ, उनको कंपटीशन की फील नहीं है, उनको ये बातों में निकल जाए। उसके बाद लास्ट में रोक लेते हो मुझे डाउट पूछने के लिए, और फिर जो टॉपिक समझ में आए पूछ लेते हैं। मैं तो ये सही है, 1 घंटा तो बातें करा लो, आधा घंटा मेरा खा जाओ एक्स्ट्रा। पापी बच्चे। चलो मैम जल्दी। वो बेर मैम को बताओ। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं नहीं बताऊंगी, तेरी सहेली है ना उस ग्रुप में, बता देगी तू उसको। ऐसी है ना, वो शीतल है ना तेरी बहन, पता है मुझे, बताती नो रहो। मैम। ये बताओ, ये वाला चैट करा था तुमने? यो मैम। मैम हो गई ये भी। ये भी हो गई। ये रह गया, साइक्लोस्पोरिन रह गया था ना। यो मैम। हाँ, हम बायो एक्टिव एजेंट कर रहे थे। बायो एक्टिव एजेंट क्या होता है, क्वेश्चन आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बायो मतलब, ये हमेशा बात करें लिविंग बींग की, तो जब भी बायो की बात होती है हम लिविंग बींग की ही बात करते हैं ना, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल, वो कोई भी केमिकल जो तुमने कहाँ से निकाला है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जब तुम बायोटेक पढ़ोगे ना, तो तुम इनके बारे में इतना डिटेल में पढ़ोगे कि बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वैसे ही मेंशन किए। देखो, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो तुमको मिलता है फंगस से। फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दिख रहा है आपको? तो डाउट है? यो मैम। पलक, पलक बोल ले, बोलो। देखो बोल रही नहीं है, मैं किस पे चलेगा, क्या डाउट है इसका? देखो जी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दिख रहा है आपको? यो मैम। ये इसकी यो बात, मैम। इस वाले फंगस की। देखो यार, अलग अलग फंगस होती है, अब कहीं घर पे बैठ के मत इससे कुछ निकालने लग जाना। चेक कर लेना ट्राइकोडर्मा है या नहीं है, राइट? तो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, पर इसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मिलता है बायोएक्टिव, ठीक है? तो हमें इससे एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। बहुत पीवाईक्यू मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है? तो ये फंगस से मिलता है और ये काम क्या करता है, इट एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून सिस्टम, है ना? यो मैम तो मेरे बॉडी के
किसकी बात कर रही है? इम्यून यो सिस्टम। मैम और सप्रेसेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज करना किसी चीज को, नहीं, सप्रेस करना, डिक्री डिक्रीज करना, मींस वीक कर देना, तो मीन मैम डिप्रेस या फिर लो कर देना। हाँ, सप्रेस एंड डिप्रेस एक ही वर्ड होता है। ये ले, डिप्रेस। ठीक है, अगर तू बायोलॉजी के टर्म में बोल रही है ना, तो सप्रेस कर देना मतलब एक्शन को रोक देना, डिप्रेस करना का मतलब होता है एक्शन को स्लो कर देना। टेक्निकली तो ये फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर सप्रेस और डिप्रेस एक ही वर्ड की तरह मैं यूज कर सकती हूँ कि वो स्लो डाउन कर देता है बॉडी की इम्यूनिटी को। हम ऐसा क्यों करेंगे? किसी की इम्यूनिटी कम क्यों करेंगे? हम ऐसा तब करेंगे जब हम करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, देखो किसी से भी ऑर्गन लेना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे मैचिंग होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच होता है, ग्राफ्ट मैच होता है। जैसे मेरा सेल है ना, फॉर एग्जांपल मेरी किडनी है, बेटा माइक बंद कर ले, सुन ले, इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मेरी किडनी है ना, उसके हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं जो मेरी बॉडी को बताते हैं, मेरे बॉडी के WBC को बताते हैं कि ये किडनी ना इसी बॉडी से बिलोंग करता है। तो मैं ऐसा समझो, अगर मैं किडनी हूं तो मैंने ऐसे बोर्ड रखा हुआ है कि मैं इसी बॉडी से बिलोंग करता हूँ, मुझे मत मारो, इसलिए WBC मेरी किडनी पे अटैक नहीं करते। लेकिन मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मेरी एक किडनी खराब होगी, मैंने किसी और से एक किडनी ली, राइट? अब वो जो बाहर से किडनी आई है, बाहर का ऑब्जेक्ट है ना, वो मेरी बॉडी का तो नहीं है, तो उसके सेल के ऊपर वो बोर्ड्स लगे ही नहीं होंगे, वो रिसेप्टर्स होंगे ही नहीं जो मेरे सेल के ऊपर थे। तो अब ये जब बाहर से अंदर आया, मेरे WBC तो उसको एंटीजन समझेंगे ना। कोई भी चीज बाहर से आ रही है, नुकसान पहुंचा सकती है ना, उसको फर्क थोड़ी पता है कि मुझे फायदा दे या नुकसान, वो तो एंटीजन समझेगा। और अगर WBC एंटीजन समझेगा तो वो क्या करेगा उसके साथ? मैम किल कर देगा उसको। किल कर देगा। यस, एग्जैक्टली। तो इसे कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। आप कहते हो ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ऑर्गन रिजेक्शन हो गया है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे इस इंडिविजुअल में ऑर्गन आया है बाहर से, ठीक है, उसने दूसरे इंडिविजुअल से किडनी ले लिया, तो एक किडनी इसकी ब्लू कलर से दिखा रही हूँ मैं, एक किडनी इसकी ग्रीन कलर से दिख रही हूँ। ये चाहता है इसका ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, उसके लिए ये क्या कर सकता है? देखो, किडनी के सारे रिसेप्टर चेंज नहीं कर सकता, ऐसी टेक्निक नहीं है हमारे पास। तो ये कर क्या सकता है? ये सिंपली इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है कि इम्यून सिस्टम इतने स्मार्ट ही ना बन पाए कि वो उस किडनी को पहचान ले। तो जिस इंसान ने कभी ऑर्गन लिया होता है ना, वो पूरी जिंदगी एक दवाई जरूर खाता है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। हर किसी के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इस केस में हम मान लेते हैं कि येलो वाला एक दवाई खा रहा है जो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी उसको, कंपलसरी है ये, और इस दवाई का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए येलो वाले की पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम कर देगा। ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट है कि वो छोटी छोटी जगह पे उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, पर उसका ऑर्गन रिजेक्ट नहीं हो पाएगा, उसकी बॉडी कभी पहचान नहीं पाएगी कि एक किडनी बाहर से आई थी। समझ आया? अच्छा प्रिया बेटा, कुछ डाउट है? अच्छा अभी आए हैं, ओके। नाउ कमिंग ऑन, सो साइक्लोस्पोरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सेकंड इज एन स्टैटिन। स्टैटिन सुन के क्या लगता है, क्या करता होगा? किसी चीज को स्टैटिक, स्टैटिक मतलब बैलेंस कर देना एक तरीके से, ऐसे कह सकते हैं। मैं स्टैटिन पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में बैलेंस आता है, ठीक है, सबके दिमाग में लगा सकता है। स्टैटिन क्या है? इट इज एन एंजाइम। देखो बायोएक्टिव एजेंट है, क्यों? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुम केमिकल निकाल लो, एंजाइम निकाल लो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई चीज निकाल लो जो तुम्हारे काम आ रही है, दैट इज बायोएक्टिव एजेंट, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है। तो मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम निकाल लिया, और वो क्या करता है? मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो मान लो मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। ब्लड का प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स है, इसमें खून दौड़ रहा है अपनी स्पीड से। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि खून दौड़ रहा है बहुत तेजी से। बेटा अगर बहुत तेजी से खून दौड़ेगा ना, तो ब्लड वेसल्स फट सकती है। तो अब ऐसे कहते हैं ना, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, दिमाग की नसें फट सकती है। आपने कभी सुना हो ऐसे जनरली? वो सही बोल रहे होते हैं, लेमन टर्म में सही बोल रहे हैं वो, कि ब्लड अगर बहुत प्रेशर से फ्लो करेगा तो भाई वो नसों को फाड़ सकता है। नसें सॉफ्ट सी तो होती है, एंडोथेलियम सेल, बेसिकली एपिडर्मिस होती है पतली सी, वो सिंगल सेल की, तो फट सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का लो होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत बढ़ता है तो उसको लो करने के लिए क्या देते हैं? वो एक एंजाइम देते हैं जिसका नाम है स्टैटिन। तो स्टैटिन वो एंजाइम देते हैं जो ब्लड प्रेशर को लो करता है। पहला क्वेश्चन, ये कहाँ से मिलता है? ये भी आपको फंगस से मिलता है। तो देखो मैंने तुम्हें 2 फंगस कराए हैं और दोनों से बायोएक्टिव एजेंट मिलता है। पहला फंगस है ये ग्रीन वाला, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। अब दूसरा हमारा कौन सा फंगस है? दूसरा फंगस का नाम है हमारा मोनेस्कस परफ्यूरियस, है ना? मोनेस्कस
मुझे तो ऐसे लगता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको देख लो ना तो थोड़े याद रह जाते हैं, अदरवाइज नहीं याद रह पाते। ठीक है, फंगस दिख रहा है आपको? यो यो मैम यो मैम ऐसे नहीं, इसकी पिक्चर दिख जाए पर दिख नहीं रहा था तो। ये तो गुजू पुजू से, ये तो सुंदर है। यो यो मैम ये तो सुंदर है। ये थोड़ा डरावना है। क्या? तो ये हमारा लाल, अच्छा पहला हरा था ये लाल था। अरे ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रेड रेड वाला फंगस था ये मोनास्कस वाला, है ना? यो यो मैम चलो थोड़ा याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये करता क्या है, लोअर करता है ब्लड प्रेशर को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला, स्टैटिन का काम क्या है, इट लोवर्स द ब्लड प्रेशर। दूसरा, किससे मिलता है, फंगस से मिलता है, मोनास्कस परप्यूरियस। तीसरा क्वेश्चन ये ऐसा क्या करता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इट इज एन एंजाइम दैट परफॉर्म कॉम्पिटिशन इनिबिशन विद कोलेस्ट्रॉल मेकिंग एंजाइम। देखो, जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल की जो आपकी बॉडी में फॉर्मेशन हो रही है, नेचुरली थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन हम कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उससे। यो यो मैम यो यो मैम कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम है ना, ये उसका सबस्ट्रेट है। मैं तुम्हें क्यों नहीं ये लिखवा रही, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा रही थी। जिस पे ध्यान देना उस पे ध्यान देना, ठीक है। यो उसके यो बाद मैम एक्स्ट्रा हमेशा उसके बाद होगा, राइट। तो देखो, ये जो एंजाइम है ना, जिसने आके सबस्ट्रेट पर बाइंड करके कोलेस्ट्रॉल बताना था, इसके साथ एक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जिस चीज पे एंजाइम एक्ट करता है ना, उसी चीज पे आप कॉम्पिटिटर डाल दो। तो मैंने क्या डाल दिया कॉम्पिटिशन में, स्टैटिन। स्टैटिन क्या करेगा, भाग के सबस्ट्रेट के साथ लग जाएगा। सबस्ट्रेट के साथ लगा तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, वो कोई और प्रोडक्ट बना देगा। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। समझ आई? यो यो मैम डेफिनेटली कंपटीशन का मतलब ये होता है कि दो एंजाइम एक ही चीज के लिए भाग रहे हैं, तो तुमने जो डाला है वो उसमें जीत जाता है। डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन हाफ है देखा जाए तो। मैंने तुम्हें बताया कि क्या प्रोडक्ट बना और कैसे ये पूरी सिंथेसिस होती है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मत जाओ उसमें। जो है उसको याद रखना, याद रहेंगे ये वर्ड्स। यो यो मैम तो यहाँ याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन लो ब्लड प्रेशर में यूज होता है, फंगस का नाम। क्लियर? यो यो ओके मैम चलो यो और यो बढ़िया। मैम देखो, अब हम बात करते, एक सेकंड, इससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल रह गया था। ट्राई दिस वन, ट्राई दिस क्वेश्चन। तब तो मैं एक बार देख लूँ कोई बच्चा रहता नहीं है बाहर हमारा। नहीं है रहता भी। चलिए लेट्स सी। ये बहुत सारे आंसर आ गए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सो देखो, अभी जो हमने पढ़ा मैच द फॉलोइंग है, ये आपको मैच ही करना है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम, मैंने कल चार्ट बनाया था, तो ये यो बुटालिकम मैम बनाता है पाइटेरिक एसिड बुटालिक एसिड। A1 A caught for butyric acid, that is second। उसके बाद सेकंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये तो कौन सा वाला फंगस था, कौन से कलर का? मैम ग्रीन कलर का ग्रीन। कौन सा बनाता था ये? साइक्लो साइक्लोस्पोरिन है ये वाला। देखो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम था ग्रीन कलर का था। ग्रीन का ऐसे अगर मैं अल्फाबेट हटा भी दूं तो वो सी बना देता। सुन लो बेटा, याद करने का ट्रिक बता दी थी, सुन लेती। ट्राइकोडर्मा हरे रंग का दिखता है ना, ग्रीन कलर, तो जी को अगर थोड़ा सा हटा दूं तो सी बन गया। तो कुछ भी, कोई भी फालतू की चीज से ना तुम याद कर सकते हो, वही गेम है। देखो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी को याद नहीं रहती है, सब इंसान है ना, हर कोई भूलता है। तुम उसके साथ कोई ना कोई निमोनिक लगा लो, कोई स्टोरी लगा लो, तुमको याद रह जाएगा। तो बी का ए, तो ए का टू, ए का टू, एक, अरे आंसर तो ए ही हो गया हमारा, पहले मिल गया। राइट, गुड। आंसर इज ए। कल ये क्वेश्चन रह गया था ना। चलो आइए, अब हम करते हैं बायोगैस। ठीक है, बायोगैस के बारे में, अच्छा नहीं, बायोगैस क्या कितना टाइम हुआ है? मैम 6:22 बायोगैस में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैम आपने होमवर्क किया है वो? हाँ मैंने करा है, देखियो। चल मैं तेको बायोगैस पढ़ाती हूँ, फिर हम लोग मंडे को कर पाएंगे वो वाला पार्ट ना, कल तो क्लास ही है क्वेश्चन की। यो ये मैम सीवेज कराऊं, सीवेज खत्म हो जाएगा हाफ एन आवर में।
जल्दी बताओ, बायोगैस कराऊं सीवेज, बायोगैस सीवेज, बायोगैस सीवेज? बायोगैस 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 ठीक है, तुम कह रहे हो तो बायोगैस करा देते हैं, लाई को सीवेज कराना था मुझे। चलो पढ़ा देती हूँ। देखो बायोगैस का क्या मतलब होता है, लिविंग बीइंग से हम एक गैस जनरेट करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं, इसलिए वर्ड बायो आ जाता है। जिस गैस की स्पेसिफिकली बात हो रही है, इंटरेस्ट हमें मिथेन में है। ऐसा नहीं है सिर्फ मिथेन ही रिलीज होती है, बहुत सारी गैसेज होती है, पर मिथेन इज द मेन वन। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज बायोगैस। बायोगैस एक गैस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। मिक्सचर में कैसा होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, मिथेन भी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अमोनिया भी मिलेगा, लेकिन जो मेजर गैस होती है बायोगैस में वो मिथेन है। तो आपको बहुत सारी गैसेस के नाम देके पूछ लेंगे कि विच इज द मेजर बायोगैस, तो बायोगैस मेजर जो है हमारे मिथेन है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, मतलब कैटल से मिलती है, वो जो अपना खाना करके नहीं खाते वो वाले, कौन होते हैं वो? काओ, है ना, राइट। सो अब ऐसा क्या है कि गाय मिथेन गैस बना पाती है, गाय के पास ऐसा क्या सिस्टम है, एक्चुअली उसके पेट के अंदर, अब एनिमल्स में जैसे हमारे में होता है स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें थोड़ी वोकैब डिफरेंट होती है। तो तुम उसका ऐसा समझ लो कि देयर इज अ रीजन इन स्टमक टमी जिसको हम कहते हैं रूमन। रूमन में ना खाना जाता है, ठीक है, वहां पे उसकी डाइजेशन होती है, फिर फाइनली वो बाहर रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गोबर, राइट, फीसिस हम उनकी कहते हैं। जो रूमन के अंदर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो ये बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो जो भी उसने खाया, कैटल ने जो भी कंज्यूम करा वो उसके पेट में गया। अब कैटल ने जो खाया वो खाना है ना, तो अगर खाना है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया कैसे लगेगा, जो अपना खाना खुद बनाता है या जो रेडीमेड खाने को खाता है? रेडीमेड। हाँ, अरे सोचो ना, अगर खाना मिल रहा है तो वो खुद क्यों बनाएगा, उस खाने को खाने वाला बैक्टीरिया चाहिए, तो इसके ऊपर बैक्टीरिया लगेंगे एनारोबिक। देखो कंफ्यूज बैक्टीरिया में कंफ्यूजन पता है क्या होती है, एरोबिक कहाँ आएगा, एनारोबिक कहाँ आएगा, है ना, और आता है ऑटोट्रोफिक या हेट्रोट्रोफिक कहाँ पे आएगा। दो क्वेश्चन तो यही आते हैं। तो देखो सबसे पहले जो किसी और का खाना खाएगा वो हेट्रोट्रोफिक होगा, यो यो मैम और अब उसके पेट के अंदर वो कहाँ ऑक्सीजन की कमी करेगा, कहाँ ऑक्सीजन ढूंढेगा, ये है एनारोबिक बैक्टीरिया, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसलिए रूमन में चुपचाप बैठा है, यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी है। सो दिस इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो करता है सेलुलोसिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है। सेलुलोसिक मटेरियल जो प्लांट वगैरह खाते हैं, सेलुलोज क्लियर होती है ना उसमें, तो सेलुलोसिक मटेरियल खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब भी बैक्टीरिया खाना खा रहा होता है ना, अपना पचा रहा होता है, तो इसमें से कुछ गैसेस निकलती है, उस गैसेस का नाम है मिथेन, H2, CO2, याद रखना मेजर गैस मिथेन होगी, ठीक है। तो दीज आर द बायोगैसेस, क्लियर? यो मैम यो मैम अब ये आपको कहाँ मिलती है बायोगैस बनेगी का, देखो मोस्टली आपको रूमन्स में मिल जाएगी। रूमन इज जस्ट लाइक अ चेंबर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ काउ जहां पर खाना पच रहा है, ठीक है। और जब वो फीसिस रिलीज करती है ना, अब देखो जब उसने फीसिस रिलीज करी तो जो भी बचा हुआ मटेरियल है, ठीक है, फीसिस हम डंग कहते हैं काउ का, तो काउ का जो डंग है उसमें कुछ सेलुलोसिक मटेरियल बाहर जाएगा ऑब्वियसली, उसके साथ ये जो बैक्टीरिया थे ना, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया लगे थे बेटा, ये भी बाहर रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये बाहर भी रिलीज होते हैं और ये बाहर भी उस डंग के ऊपर, क्योंकि उस डंग में खाना तो है ना बैक्टीरिया के लिए, तो यहाँ भी ये गैसेस रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। यो मैम हम क्या करते हैं, हम ये जो डंग होता है इसको यूज कर लेते हैं और इसको बहुत सारी जगहों में जलाते हैं और एज अ यू नो क्या कहते हैं उसको, किचन में यूज करते हैं कि इसको जला के आग जलती है, उस पर खाना पक जाता है, राइट। तो ये तो नॉर्मली किचन में यूज होता है। अब ह्यूमन ने सोचा इसको और अच्छे से यूज करते हैं। हम कैसे यूज करेंगे इसको, कि हम, क्योंकि मिथेन इज इन्फ्लेमेबल, जल सकती है वो, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े कंटेनर में सारे गोबर को स्लरी बना के डाल देते हैं, मिला के डाल देते हैं। धीरे धीरे जब बैक्टीरिया उसमें से गैसेस रिलीज करता है ना, हम उस गैसेस की पाइपलाइन अपने घरों में लगाते हैं। तो तुम इसको इमेजिन करो कि जहां भी तुम रह रहे हो, कहीं कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा टैंकर है अंडरग्राउंड, उसके अंदर सारा गोबर एक साथ डाला जाता है, फिर उसके अंदर नेचुरली जो बैक्टीरिया है वो उस गोबर को खाता है और गैसेस रिलीज करता है। उस गैस की पाइप तुम्हारे घरों में आती है, तुम्हारे किचन तक, और वो गैस के थ्रू तुम अपने घर में खाना बना सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अपने लिए यूज करने का, हमें कोई कोल नहीं जलाना पड़ता, राइट यो मैम राइट। अभी एनसीईआरटी की पिक्चर है, बताना कौन से पेज नंबर पे है? मैम 186 56, 186, 182। नलायको 3 एडिशन पढ़ रहे हो तुम? मैम इसमें 56 ही है में मैम 186 182 180, 186
ठीक है, ढूंढ लो, मिल गई ना सबको। यो 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 मैम। तो ये क्या होता है, हमें क्या करना है, मुझे बात बताओ। तुम यार खुद सोचो, तुम ना ये खुद से सोच के कर लोगे, मेरे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये मिट्टी का पूरा एरिया है, मुझे इसके अंदर गोबर का टैंक लगाना है, क्या मैं इसमें गड्ढा खोद के सीधा गोबर डाल दूं? ऐसा मैं क्यों ना करूं? सॉइल में सॉइल में सारा सब कुछ सॉइल में चला जाएगा, बिखर जाएगा सब कुछ। कैसे यो सेव यो करोगे? मैम। आपको सिर्फ गैस निकालनी है उसमें से, उसको क्लोज चैम्बर में रखोगे ना। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट के टैंक होते हैं 10 से 15 फीट नीचे तक, उनको जमीन में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो दो टाइप के हैं। एक जो बायोगैस के टैंकर होते हैं वो फिक्स्ड डोम के होते हैं और फ्लोटिंग डोम के होते हैं। डोम का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे वाला स्ट्रक्चर, उसका जो ढक्कन है वो इस शेप का होगा, सेमी सर्कुलर शेप का, ये डोम है। ठीक है, अभी डोम क्या है, एक है जो फिक्स्ड है कंटेनर पे, और दूसरा है कि जैसे जैसे गैस भरेगी ना, ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों तरीके के होते हैं। जो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है वो बता देता है कि टैंकर भर गया, जो मूव नहीं कर सकता वो ऐसे ही रहता है। दोनों तरीके के यूज होते हैं। ठीक है, बायोगैस के केस में तो इसमें ढक्कन लगा दिया हमने, राइट। अब ये रहा आपका कंक्रीट का डब्बा। अगर आप इस पर ध्यान दोगे ना, ये जो कंटेनर है ना, ये वाला ऊपर दिखा रही है, पहले अंदर था पूरा। ठीक है, इस तरीके से। यो फिर जैसे जैसे इस एरिया में गैस भरने लगी होगी, ये ऊपर आने लगा। अभी समझते हैं इस चीज को। और अभी इतना समझ में आया जो किया? यो मैम यो यो मैम। यो मैम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम काऊ डंग लेंगे। अब काऊ डंग को ऐसे डालेंगे तो प्रोसेस बहुत स्लो है और स्पेस भी ज्यादा लेगा। अगर मैं इसको पानी में मिक्स करके पूरा स्लरी बना लूं ना, तो हमें ज्यादा एरिया मिल जाएगा कवर करने का। तो काऊ डंग को इसमें डालते हैं, पानी डालते हैं और इसको ना घुमा देते हैं, तो एक स्लरी बन जाती है। स्लरी इज लाइक एक थिक सा सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं। फिर ग्रेविटी की वजह से वो नॉर्मली नीचे जाता है और नीचे जाके इस डाइजेस्टर में चला जाता है। अब यहाँ पे सारा काऊ डंग पड़ा है, काऊ डंग के ऊपर बैठे हुए हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। ये जैसे जैसे इसको खाएंगे, ये क्या करेंगे, गैस रिलीज करेंगे। अब जैसे जैसे गैस रिलीज करेगी ना, गैस रिलीज हो रही है और इस कंटेनर में भी स्टोर हो रही है। तो जब ये एक टाइम के बाद अमाउंट बढ़ेगा ना, तो कंटेनर थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। तो लोगों को पता चल जाएगा जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं कि हाँ भाई गैसेज इतनी भर चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से पाइप निकल रही होती है, जिसको इन्होंने क्या रखा हुआ है, एज अ, मतलब इसको आप जैसे आपका नलका होता है ना, खोलोगे तो पानी आएगा, नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा। पानी तो हमेशा होता है टैंकर में, वैसे ही ये नलका है जो गैस की सप्लाई करेगा। तो जनरली लोग ना अपने घरों के लिए ये बना लेते हैं, तो अपने अपने घरों के लिए रखा होता है लोगों ने गाँव में। आपके वहां पे है किसी के? यो मैम। पंजाब में काफी गाँव में ये बहुत कॉमन है। फिर जैसे उनको गैस चाहिए होगा, वो इसको ऑन करेंगे, यहाँ से गैस आ जाएगी, मीथेन उनके घर में। और मीथेन इन्फ्लेमेबल है, जलाओ और आराम से उस पर खाना बनाओ, राइट। इसकी ना बहुत मध्यम सी स्मेल हो रही है, बहुत ही मध्यम सी स्मेल होती है, जो थोड़ी काऊ डंग जैसी होती है। लेकिन जब गांव में रहते हो तो वहां पे वैसे भी काऊ डंग की थोड़ी स्मेल तो होती ही है एरिया में, तो वो घर में इतना फर्क पड़ता नहीं है, राइट। सो इट इज अ वेरी गुड तरीका कि आपको गैस की टेंशन लेनी है। बस आपको इसका ध्यान रखना होता है क्योंकि मीथेन इन्फ्लेमेबल है, तो आपको गैस को बार बार रिलीज करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दो, ये तो ब्लास्ट भी हो सकता है ना, तो उसका ध्यान रखना होता है, बस ये चीज होती है, राइट। और जो बाकी का यो मैम। देखो, बैक्टीरिया ने उसे खाया, कुछ तो वेस्ट बचा होगा ना, जो वेस्ट बचता है उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, स्लज। और इसको एज ये क्या बचता है, एक तरीके से खाली ड्राई मटेरियल बच गया जो किसी काम का नहीं है, इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसमें अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो एज ए फर्टिलाइजर यूज हो जाए। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक कि काऊ के वेस्ट को आप घर का चूल्हा जलाने के लिए भी यूज कर रहे हो, अपने खेतों में फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर रहे हो। दिस इज अ बायोगैस प्लांट। क्लियर है सबको? यो ठीक है जी, आइए अब आपको 2 पॉइंट याद करने हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म आती है। देखो, जब भी कोई छोटू वर्ड आता है ना, नीट उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने जब करा था HIV एड्स, तो मैंने बोला था ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे ही 2 चीजों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IARI, इसका मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप में से कुछ बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे, हॉर्टिकल्चर में जाओगे, तो वो इन्हीं के अंदर अपनी सारी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी रिसर्चेस को देखता है, ठीक है, दैट इज IAAR। दूसरा है KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये खादी एंड विलेज, जो विलेज में मोस्टली इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स होती है, उन सबको देखता है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि PYQs में आपको इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है जी। यो मैम हमने यहाँ की इसको मेंशन करा क्योंकि यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दोनों मिलके बायोगैस प्रोडक्शन की पूरे इंडिया में
देख रेख करते हैं कि कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पे पॉसिबल है। आपको परमिशन चाहिए ना, आप अपने बगीचे में ऐसे थोड़ी लगा सकते हो बायोगैस प्लांट। ये तो अगर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक पूरा तरीका होता है उसे लगाने का, तो आपको परमिशन लेनी होती है। तो किसके पास आप जाओगे, ये दोनों आपकी मदद करेंगे, राइट। यो यो मैम। चलो अब माइक्रोब्स, अब हम पीछे आते हैं। बेटा माइक बंद कर ली। पीछे आके देखते हैं हमने क्या किया। देखो हाउस होल्ड में हमने कर लिए ये, है ना। यो उसमें हमने देखा था कौन थी जो सैंडविच खा रही थी। दीक्षा दीक्षा, है ना। तो दीक्षा के सैंडविच में जो ब्रेड थी वो किसकी मदद से बनी थी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट से, राइट। और दीक्षा के ब्रेड में जो दो तरीके की चीज थे, तो उसमें से रॉकी फोर्ट चीज किसकी मदद से बनता है। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। बैक्टीरिया या फंगस। फंगस। और जो Fungus. येलो वाला स्विस चीज था वो किसकी मदद से बन रहा था। मैम पेपियोनी बैक्टीरियम शर्मा। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट बची कौन थी। नीलम। नीलम। नीलम जो दही खा रही थी, वो दही किसकी मदद से बन रहा था। लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिल, लैक्टिक एसिड नहीं था वो, लैक्टोबैसिलेट की सिक्रेशन लैक्टिक एसिड। अब इस पे आते हैं हम मिल्क पे। तो मिल्क में कौन कौन से मेजर प्रोटीन पढ़ के आए हो आप। मैम केजिन कैसिन एंड वे। बेटा कैसिन एंड वे नहीं है, वे है, WEY वे बोलने में, और कैसिन है ये, ठीक है, राइट। ये दो मेजर प्रोटीन है जो आपको मिल्क में मिलते हैं। इनकी ब्रेकडाउन हो रही है, आपकी स्टमक मदद करता है इसमें। अब जो विटामिन B12 है उसका साइंटिफिक नेम है कोबाइलमिन, इज इट्स साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाता है अनीमिया, राइट, अनीमिया, राइट। अब देखो विटामिन B12 आपकी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होगा। विटामिन B12 हर खाने के साथ अटैच हो जाता है, उसको खाने से अलग करके एब्जॉर्ब करने के लिए जिसकी जरूरत होती है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर। जब भी मैंने फैक्टर बोला मींस इसकी केमिकल नेचर पूरी नहीं पता। तो जो आपका स्टमक होता है, तो मैंने किडनी की तरह बना दिया है, एक मिनट। तो बेटा आपका जो स्टमक होता है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, राइट। तो एक सेल होता है जिसका नाम होता है कौन सीक्रेट करता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा नाम क्या है ऑक्जेंटिक सेल का। ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करते हैं, एक और चीज रिलीज करते हैं, क्या। HCl। हाँ, तो इन्होंने रिलीज करा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करा देता है बॉडी में। विटामिन B12 आरबीसी की सिंथेसिस में जरूरी होता है। तो अगर कासल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, विटामिन B12 तुम नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर तुम विटामिन B12 नहीं दे रहे हो, आरबीसी की प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगी, तो अनेमिक कंडीशन हो जाएगी। अनेमिक का मतलब होता है आरबीसी की कमी हो जाना शरीर में, ठीक है जी। चलिए, राइट, शाबाश, होमवर्क तो करके आए हैं। अब आते हैं हम माइक्रो, अच्छा सॉरी मैं तो ये बता दी क्या क्या हो गया। हाउस वाला हो गया हमारा, ठीक है। इंडस्ट्रीज वाला हो गया हमारा। तो रेज योर हैंड, नॉन डिस्टिल्ड फॉर्म में कौन से अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं। नॉन डिस्टिल्ड, रिया। बियर एंड वाइन, राइट। उसके बाद हमने करा बायो एजेंट्स। बायो एजेंट में मैंने आपको, मुझे रेज योर हैंड एंड टेल मी, बायो एजेंट वो कौन सा है जो ब्लड प्रेशर कम करने के काम आता है। पायल। मैम स्टैटिन। और पायल, स्टैटिन किससे ऑब्टेन होता है। मैम मोनोस्कस परसिस फंगस से। परप्यूरियस फंगस से, है ना, गुड, ओके। नीलम, और वो कौन सा है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज करेंगे हम बायो एजेंट। मैम साइक्लोस्पोरिन ए। किससे मिलेगा हमें वो। मैम ट्रिकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा फंगस से। ट्राइकोडर्मा फंगस से, राइट। तो ये बायो एजेंट हो गया, बायोगैस कर लिया हम लोगों ने, यो मैम। राइट। अब थोड़ा सा बेसिक टॉपिक करते हैं और उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट तो नहीं मुझे लगता आज हो पाएगा, बट लेट्स सी कितना होता है, ठीक है। आओ कुछ कुछ और टॉपिक करते हैं। सो माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मेथड या ऑर्गेनिज्म यूज करो तुम जिसकी वजह से तुम प्लांट और एनिमल की डिजीजेस को कंट्रोल कर पाओ। जैसे खेत होते हैं, खेतों में कीड़ा लग जाता है ना, हर साल आपके वहां पे अगर किसी भी फ्रूट की खेती होती है, सबसे ज्यादा फ्रूट में कीड़ा लगता है, राइट। बहुत ही नॉर्मल चीज है ना कीड़े लगना। तो हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं या ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जिसकी वजह से ये कीड़ा लगना हम रोक सके, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये मेरा पूरा प्लांट था, इसमें कीड़े लग रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे ना खाए इसलिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद ले रहे हैं, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मदद करता है पेस्ट से प्लांट्स को बचाने में। पेस्ट का मतलब होता है वो वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा है हमारे एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें जो केस पढ़ना है वो केस है हमारा बीटी कॉटन, राइट। तो बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन हम बायोटेक में तो पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बीटी कॉटन आप एक बार खुद से पढ़ के आओगे, ठीक है। मैं आपको एनिमेशन भेजूंगी, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। एनिमेशन बाय 9, तो इसकी एनिमेशन देख के आओगे, पढ़ के मत आना क्योंकि दिक्कत होगी। तो मैं एनिमेशन देख के आना, पढ़ाऊंगी मैं, ओके। दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक। नाउ एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप ऑफ फार्मिंग। कितने तरीके, बहुत तरीके की फार्मिंग होती है, आपको जो पढ़नी है वो दो है। एक होती है कन्वेंशनल फार्मिंग और एक होती है नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, राइट। तो आपने कभी सुना ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? बोलो बोलो। जिसमें किसी भी फर्टिलाइजर का यूज ना हो, जिसमें भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हो। बेटा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है, बिना फर्टिलाइजर के मिट्टी इतनी खाद नहीं होती, न्यूट्रिएंट बनते नहीं है चीजों में। तो ऐसे सेब कोई नहीं खरीदेगा जो मीठे नहीं होंगे, है ना। तो मीठे बनाने के लिए उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट होने चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल फर्टिलाइजर डालते हैं। भगवान न करे किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई है, रुकिए जरा चेक करना पड़ेगा। सॉरी मैम कॉल। सो कहा थी मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बताई थी मैं, भूलिए मैं। फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, बट नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम हाँ, सॉइल में। नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर कहाँ से आएंगे, जैसे मुर्गियां होती है ना, मुर्गियां, ये मुर्गियों के फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। तो मुर्गियों के जो फार्म होते हैं ना, वहां से अंडे भी मिलते हैं और जो हैचरी में मतलब उसमें भी डालते हैं, बॉयलर्स भी होते हैं, मतलब जो चिकन को कट करके मार्केट भी करते हैं। और तीसरा एक और चीज मिलता है, मुर्गियों की जो पूप होती है ना, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो जो ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। जो मुर्गियां होती है उनकी पूप, बहुत महंगा फर्टिलाइजर मिलता है मार्केट में, बहुत ज्यादा। तो मोस्टली एनिमल्स की पूप को एज ए बायो फर्टिलाइजर एक तरीके से और नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ये खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है। चिकन का मतलब बहुत महंगा होता है। हमारे वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है ना, तो मैं मदर डिश टेल मी कि ये बहुत महंगा बेचते हैं, तो बहुत अमीर लोग हैं ये। ऐसे हमारे यहाँ यूज करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। तो वो क्या है, वो वाले लोग जो पूरी दुनिया को कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर नहीं, मतलब हमने केमिकल यूज नहीं करने हैं, हम नेचुरल चीजें यूज करके खाना उगाएंगे। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, जिसने अपनी सोच को और ज्यादा बड़ा करा, ठीक है। दिस इज अ नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग। टेक्निकली पहले क्या होता था, जो फार्मिंग थी नॉर्मल तरीके से होती थी, फिर फर्टिलाइजर इन्वेंट हुआ। जब फर्टिलाइजर केमिकल इन्वेंट हुए ना, तो लोग पागल हो गए कि मतलब आप खेतों में से डालो और कभी फसल सड़ेगी नहीं, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम आ गया है ना। उन्होंने कहा ना तो फसल सड़ती है और जो फसल निकल रही है वो बहुत अच्छी निकल रही है। तो लोगों ने फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज करने स्टार्ट कर दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स।
देन इवेंचुअली साइंटिस्ट रियलाइज कि ये जो हमने इतना ज्यादा यूज करा है ना, इसने मिट्टी खराब कर दी है। अब इसकी वजह से ये जो केमिकल्स है हमारी बॉडी में जाके हमें बीमारी तो कर रहे हैं, अब हम इसको मिट्टी से अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल में पूरा घुल चुके हैं ना। तो पंजाब में ना ये समझ लो 80% जो लैंड है ना एग्रीकल्चर का, अप्रोक्सीमेट नंबर बोल रही हूँ मैं, परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहां पे जो मैक्सिमम लैंड है ना वो फर्टिलाइजर्स की वजह से खराब हो चुका है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर वहां पर इतने ज्यादा यूज कर लिए कि मिट्टी खराब हो गई है। अब मिट्टी थोड़ी तुम बना लोगे, वो तो हजारों सालों में बनती है। तो एक गांव है, मैं उस गांव का नाम भूल गई हूँ, उसमें ना वहां से, उस गांव से पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है क्योंकि उस गांव की मिट्टी में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर है कि वहां पर जो भी उगता है, जब वो लोग खाते हैं, उसकी वजह से वहां पे गांव के लोगों की फैमिलीज में कैंसर आ गया है म्यूटेशंस की वजह से। तो वहां पे हर फैमिली में किसी न किसी को कैंसर है। दिस इज दैट डेंजरस। वहां पे इतने ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज हुआ। अब किसी ने क्यों इतना एक्सेस यूज किया? क्योंकि उसको साइड इफेक्ट नहीं पता थे। तो यहाँ पे आता है लैक ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज होनी चाहिए कि अगर एटलीस्ट फैमिली में फार्मिंग है तो अगर उनको वैसी एजुकेशन नहीं थी तो आप एजुकेशन लो ताकि वो किसी ट्रैप में ना फंसे, है ना। अब देखा जाए तो किसी के साथ गलत ही हुआ ना, उसने तो केमिकल यूज किया, उसको किसी ने ये समझाया ही नहीं कि ये केमिकल आने वाली सारी जनरेशन खराब करेगा। तो वो एक बहुत खतरनाक है। मैंने उस पर न्यूज रिपोर्ट देखी थी, वो रिपोर्टर गई थी वहां पे। तो अब लोगों ने क्या करा, अपने घर के पीछे छोटे छोटे किचन गार्डन बनाया और वो वहां खाना उगाते हैं, वो खाते हैं। वो खाना नहीं खाते जो उनके खेतों में होता है। ठीक है। सो व्हाट इज कन्वेंशनल फार्मिंग? कन्वेंशनल फार्मिंग जो जर्नली होनी थी, यूज करो केमिकल को, किल करो पैथोजेंस को, और जितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव खाना उगा सकते हो वो करो, वो कन्वेंशनल फार्मिंग थी। लेकिन जब कन्वेंशनल फार्मिंग के साइड इफेक्ट पता चले तो नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग में गए। नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है? बायोलॉजिकल फार्मिंग, जिसका सिंपली मीन है कि तुम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग। ऑलराइट, मैम। इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए, राइट। तो जितने ज्यादा खेतों में ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है ना, फर्टिलाइजर, वो अच्छा है। आपको कैसे पता चलेगा कभी सब्जी या फ्रूट खरीदते हुए कि ये खाना बेहतर है या दूसरा? कैसे पता, कैसे चलता है पता है? आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। एक तो अगर किसी वेजिटेबल में, जैसे सबसे ज्यादा वो होती है ना, तोरी होती है ना, तोरी की सब्जी हरी हरी सी होती है। वो तोरी में क्या होता है, तोरी को बड़ा करने के लिए ना, बहुत कॉमनली देखा है मैंने, तोरी को बड़ा करने के लिए वो इंजेक्शन लगा देते हैं केमिकल्स का। मैम। वो भी केमिकली इंड्यूस। जो भी चीज देखो, कोई भी हार्मोन तुम्हारी बॉडी में बन रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है, मैं बाहर से एस्ट्रोजन ले रही हूँ ना, मेरे को तब प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में मेरी बॉडी में आ रहा है ना, अब दिक्कत है। तो क्या करते हैं, केमिकल्स डाल देते हैं इसके अंदर। तो आप कैसे देख सकते हो कि यहाँ पे छोटा सा आपको होल दिखेगा, एग्जैक्टली सर्कुलर। अब तुमको सोचो, कोई कीड़ा अगर उसको खा रहा है तो एग्जैक्टली मेजरमेंट में थोड़ी खाएगा। तो जब वो इंजेक्शन लगाते हैं ना यहाँ पे हार्मोन का, तो दिख जाता है। तो हम जब भी तोरी लेने जाते हैं, हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि अगर वो अनयूजुअली लार्ज साइज की है तो ये गड़बड़ हो सकती है। सेकेंडली, आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल खरीदो, कभी वो मत लो जो बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड बाय एप्पल, मैं कोई एप्पल लेने जा रही हूँ तो बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल चमक रहा है ना, सारी वो ऑब्वियसली एक ही एरिया से आया हुआ एप्पल होगा उस रेडी पे। अगर वो बिल्कुल साफ है, दैट मीन्स ये जिस मिट्टी में उगा है वहां पर फर्टिलाइजर होंगे केमिकल, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बहुत सॉलिड होते हैं। फर्टिलाइजर भी होंगे केमिकल वाले और इसमें पेस्टिसाइड भी यूज हुए होंगे, है ना। तो जब ये यूज हुएंगे दैट मीन्स ये केमिकली इंड्यूस है, इसीलिए इसे कोई कीड़ा नहीं खा रहा ना, ऐसी चीज को कीड़ा भी नहीं खा रहा ना, ये वो साफ है। तो जब भी आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल लो, ट्राई स्पेशली फ्रूट वो वाला लो जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि वो थोड़ा साफ नहीं है, जैसे थोड़ा सा उसमें दाग है। दाग है का मतलब है वहां पे कोई कीड़ा थोड़ा बहुत लगा होगा, दैट मीन्स दैट इज सेफ टू ईट, क्योंकि अगर उसको वो कीड़ा खा रहा है ना तो तुम भी खा सकते हो, उसमें फर्टिलाइजर का अमाउंट बहुत कम होगा अगर यूज भी हुआ है तो। जाओ ना, जब जाओ अगर एकदम साफ चमकते हुए फ्रूट दिख जाए ना, उससे दूर हो जाया करो, वो अच्छे नहीं है सेहत के लिए। ऑलवेज लुक जो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हो, सब कुछ गलत गलत उठा के बस थोड़ा सा वो डिफॉर्म होना चाहिए, राइट। अभी कितना टाइम बचा है? 47 हो गया है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि मैं, हाँ प्रिया बोलो। प्रिया क्या बोल रहे? पेस्ट का मीनिंग क्या है? पेस्ट का मीनिंग वो जैसे तो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो फसलों को खराब करे, दैट इज पेस्ट, जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक आप इससे ज्यादा कर पाओगे, है ना। यो जस्ट गिव,
हाँ नीलम बोलो, जिसकी में 1 मिनट। मैम गलती से हुआ। गलती से हो गया, माफ नहीं कर पाएंगे हम लोग, 1 मिनट देना मुझे। चलिए आइए, ऑलराइट ट्राई करते हैं जो क्वेश्चन समझने लगे। ओह कहाँ है ये? हम्म, हमने आज स्टार्ट किया था बायोगैस से। बायोजन। बायोगैस से। चलो स्टार्ट दिस वन, कुछ ना कुछ जैसे सीखोगे, नोट्स अपडेट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। स्टार्ट, दिख रहा है? यो यो अच्छा कौन सा करोगे? सॉरी मैं बताऊंगी। अभी कितना मिनट है, पहले मेरे को टाइम दिखाता हूँ। भी है यार 36। अरे अरे येलो कलर, अरे बहुत पुराने क्वेश्चन है ना, तो कोई अच्छा इसमें पुराने ही है, ठीक है कोई ना। 36, 37, 38, 3 क्वेश्चन करो पहले। स्टार्ट, आपके पास 2 मिनट्स है, जितना आता है उतना। एक साथ आंसर भेजना प्लीज बेटा, एक एक करके मत भेज, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। यो यो देखो जो मैं बोल रही थी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नहीं 1 मिनट दूंगी मैं तो, छोटा क्वेश्चन है। चलो चलो 30 सेकेंड्स लेफ्ट, यू कैन डू इट, इजी है ये तो, छोटू छोटू है। यो मैम। चलो जी ये छोटू है, आइए। अरे ये बातें खत्म होने वाली है तो। कहाँ गए? देखिए, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेसेस, इनके पास बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज मिथेनोजन। मेथेनोजेंस। मिथेनोजन इज किसके अंदर आता है? आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया? मैम हम आर की बैक्टीरिया। यू आर की बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया में आता है। तो जो मोनेरा करते हो ना आप, मोनेरा में एक आर के बैक्टीरिया है और एक यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। आर के बैक्टीरिया का मतलब होता है जो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, एंशिएंट बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पहले डिस्कवर हुए थे, आर के बाद में डिस्कवर हुए थे, तो लोगों को लगा आर के बैक्टीरिया कोई प्लांट है, ठीक है, लेकिन बाद में उनको पता चला प्लांट नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ट्रू तो यू बैक्टीरिया होते, थोड़ा भलेखा हो गया था उनको, राइट। सो आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, इसके साथ आपको मोनीरा आता है, तो कल एनसीईआरटी से मोनीरा पढ़ाना, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ मीथेन। मीथेन। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन आर मोस्ट अबंडेंट, हमें सबसे ज्यादा मिलेंगे कैटल यार्ड, जहाँ पे कैटल्स रहते हैं। बैक्टीरिया। यस वेरी गुड, तो ये तो इजी था, ये डिफिकल्ट नहीं था। यो मैम। यो यो हाँ मैम। ये भी कर लेते हैं, आ गया तो 39 करो, मैं तो चार्जिंग पे लगा 39, 1 मिनट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सिलेक्ट सही वाली, सही वाली ढूंढनी है हमें, ध्यान से पढ़ना। अरे ये तो मैं नहीं आता हूँ शायद,
देखते हैं कौन दिमाग लगाता है सही से। करेक्ट ढूंढना है। चलो चलो करो करो करो, कर लोगे तुम लोग। करेक्ट तुम ढूंढ लोगे अगर तुमको पीछे टॉपिक समझ आ गया तो। आइए हम देख लेते हैं कितने बच्चे निकल लिए। क्या बात, अच्छा सबके उल्टे सीधे आंसर है। ठीक है, देखो क्या देखो इधर। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सच्ची बात बतानी है आपको, है ना। यो यो मैम। देखो यो यो मैम। पहली स्टेटमेंट है बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इन एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट तो ठीक है, बैक्टीरिया एरोबिक होता है एनारोबिक? anaerobic तो ये गलत है। यो यो मैम। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक? anaerobic क्योंकि यही तो बना रहा है मीथेन, बायोगैस में तो एनारोबिक है। बायोगैस कॉमनली कॉज गोबर गैस इज प्योर मीथेन। प्योरली मीथेन होती है वो? नो यो यो मैम। no ma'am नहीं बेटा, मीथेन उसका मेन कंपोनेंट है, मीथेन का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें H2 गैस भी होती है ना। इट्स नॉट प्योरली मीथेन, राइट? ये भी गलत, तो आंसर सही है डी। आपको इसका मीनिंग नहीं पता, आई एग्री, हमने पढ़ा नहीं अभी सीबीएसई में, लेकिन आपको ये पता है ना बाकी गलत है। yo ma'am यो यो मैम। तो आंसर इसका डी था, तो जिसने ध्यान से पिछला पढ़ा होता वो ये आंसर कर सकते थे। हाँ, क्यों चीख रही है? मैम पीछे से ना भाई बोल रहे हैं क्या बोल रहा है? दरवाजा खोल, मैंने कुंडी लगा ली ना इसलिए। पढ़ने नहीं दे रहा? यस मैम। कितने साल का है? मैम 11 का। फिर तो पढ़ने नहीं देगा। चलो और कुछ ट्राई करते हैं। ये तुमने अभी पढ़ा नहीं है, बायो कंट्रोल एजेंट में ना, ये एनसीईआरटी की लाइन के साथ आएगा, ये तुमने करा नहीं है। मैं ऊपर ऊपर चलती हूँ, ऊपर वाले टॉपिक तुमने कर लिया है ना, वो कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करो। ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ये आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। आते नहीं होंगे आपको, लेकिन ज्ञान बढ़ाएंगे। ट्राई 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 ट्राई, गिव इट अ ट्राई। टेन तो तुमको आता होगा, ठीक है जी, यो मैम। ये तो तुमको आता होगा। तुक्का मार सकते हो तुम। 15 तो तुम्हारा डाउट है, लेकिन रीड।
आइए करे ट्राई, यो मैम। लेट्स ट्राई। अभी 2 मिनट रह गए ना, कोई ना। देखो, मैच द फॉलोइंग विच इज रॉन्गली मैच। देखो जब ये मैच द फॉलोइंग देखते हैं हमें लगता है ये करेक्ट पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ रॉन्ग पूछ रहा है। तो ध्यान रखना इस बात को, यहाँ भले लगते हैं क्वेश्चन में। तो रॉन्ग पूछा है, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है जो क्लॉट को ब्रेक करने में काम आता है, सही बात है? ये सही बात है, हमें गलत ढूंढना है। क्लोस्ट्रीडियम बोटैनिकम से हमें लाइपेज एंजाइम मिलता है जो ऑयल रिमूव करता है। ऑयल रिमूव से हमने लाइपेज तो नहीं पढ़ा था, नो मैम। क्लोस्ट्रीडियम तो नहीं पढ़ा, तो ये गलत है, ढूंढना मुझे रॉन्ग है, फिर भी चेक करूंगी। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है जो इम्यूनोसप्रेसिव है, ये सही है। ध्यान से पढ़े ना, ये इम्यूनोसप्रेसिव जगह कुछ और ना लिखाओ। मोनास्कस पर्ट्यूरियस से स्टैटिन मिलता है जो ब्लड प्रेशर लो करते हैं, सही है। तो गलत एक ही है, दैट इज आंसर बी। बी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। देखो यहाँ भी रॉन्ग पूछ रहा है, खतरनाक क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड टू अ न्यू बॉर्न, इतनी बात तो सही है, बच्चे को कोलेस्ट्रम रिकमेंड होता है क्योंकि इसमें होते हैं एंटीजन। एंटीजन होते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होती है ना। देखो कितना पास का वर्ड था ना, ये गलत है, ये काफी बच्चों का देखना गलत हुआ होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बेटा चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो तुमको पता चल गया कि कल तुमको किसका नोट बना के आना है डिजीज में, लिख लो चिकनगुनिया। राइट, टिश्यू कल्चर हैज प्रूव यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, ये सही बात है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में जब भी हम कल्चर करते हैं ना, अगर ये कोई भी टिश्यू है प्लांट का, हम उसकी टिप लेते हैं, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, इसको निकाल के मैं मीडियम में ग्रो करूंगी और इससे प्लांट निकाल लूंगी। ये जो टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ना, ये इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं ना कि वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो टिश्यू कल्चर बहुत बढ़िया तरीका होता है वायरस फ्री प्लांट्स को पढ़ने के लिए, ये सही है। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से बनती है? नो मैम। नहीं। नो मैम। इतनी स्टेटमेंट गलत हो गई, 3 बी। ठीक है जी, यो मैम। ऑलराइट बच्चों, सो ओके, टाइम हो गया आपका। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पिछले